नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दादा मदन तिवारी जी से। आइए उनके विचार, उनके अनुभव जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपका राजनीतिक पदार्पण कब हुआ? मैं छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि रखता था। जी। मैं यहाँ जब कॉलेज में था तो कॉलेज प्रेसिडेंट हुआ, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा जी। 1964-65 में 2 साल। और इस तरह मेरा पूरा छात्र जीवन छात्र आंदोलन और छात्र राजनीति में रहा। जी। और उसके बाद में राजनीति में रुचि लेने लगा। जी। तो और जी, जी, बोलिए। तो राजनीति चूंकि आप ये समझिए मेरे बचपन से ही राजनीति की रुचि रही। जी। राजनीति में आने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? और राजनीति का बेसिक उद्देश्य सभी का ये होता है, जब समाज सेवा जी। और देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर गुजरने की का जज्बा। और राजनीति एकमात्र माध्यम है जी। जिसमें आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े रह सकते हैं और उनके उन समस्याओं को समझते हैं और जनता के बीच में उनकी जवाबदेही और उसके हल करने के लिए आप एक साधन बनते हैं। जी। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं और आपने अपने सामने जो राज्य सरकारें देखी हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे स्वर्णिम काल किस सरकार का था? स्वभाव था इसमें मेरा अपना जो राजनीतिक मान्यता या राजनीतिक संबद्धता है जी। वो प्रभावित होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि कांग्रेस का ही अच्छा रहा। जी। और कांग्रेस के इतर तो मैं नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा रहा। जी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या तैयारियां हैं? इस बार के चुनाव में सभी पार्टियां समय से पहले बहुत तैयारी में हैं। जी। और संभवतः शायद आज़ादी के बाद या जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है तब से पहली बार है कि सारे दल अभी चुनाव को 2-3 महीने हैं, विधानसभा के चुनाव को और लोकसभा के चुनाव को इससे ज़्यादा, जी। वो 2024 में होना है। पर अभी से सभी कमर कसे और सभी राजनीतिक दल अपने आप को चुनाव मोड में लाए हैं। जी। तो कांग्रेस भी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर आज भी चुनाव हो तो भी तैयार है और कल हो तो भी तैयार है। जी। तो सभी पार्टियां चुनाव के लिए बहुत तैयार है। जी। ये बताइए कि इस बार बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी भी काफी दमखम से मैदान में उतरी है, तो क्या कोई किसी तरह का संशय मन में आ रहा है आपके जीत को नहीं, लेकर? मेरे मन में कोई संशय नहीं है। जी। क्योंकि आम आम आदमी पार्टी जो जुटान बना है विपक्षी पार्टियों का जी। उसमें सम्मिलित हो गई है। जी। और अंततः सारे विपक्षियों ने तय किया है कि एक व्यक्ति एक एक दल का ही व्यक्ति लड़ेगा। तो चूंकि आम आदमी पार्टी का यहाँ कोई जनाधार नहीं है दिल्ली और पंजाब के अलावा, तो इसके अलावा कहीं अगर पार्टी लड़ेगी भी तो विपक्ष को तो उसका कोई खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। जी। कांग्रेस द्वारा इस बार जनता से क्या वायदे किए जा रहे हैं? देखिए, पूरे देश में दो समस्याएं सबसे ज़्यादा हैं। पहला बेरोजगारी और दूसरा महंगाई। जी। तो महंगाई और बेरोजगारी के समाधान के लिए जो जो चीज़ें हो सकती हैं, जी। बेरोजगारी भत्ता, हम्म, दूसरा किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसानों को जो लागत लगती है वो लागत भी वसूल नहीं होती। हर
उत्पाद अपना एमआरपी रखता है, जी मिनिमम रिटेल प्राइस, और किसान एकमात्र है जिसकी लागत कोई नहीं पूछता कि आपको लागत क्या लगी है, और इसमें लागत और बिक्री में का जो अंतर है वो ही लाभ कहलाता है। तो हमेशा उसको अपना उत्पाद अपनी लागत से कम में बेचना पड़ता है। तो उसका एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग अनेक वर्षों से किसान कर रहे हैं, और अब तो पिछले 2-3 साल पहले किसान बहुत, पूरे देश का किसान आंदोलित हुआ, जी और उसने आंदोलन में अपनी एमएसपी तय करने की के लिए मांग की, और आज भी उसकी मांग है। तो कांग्रेस चाहेगी कि किसान को भी उसकी एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए, और उसकी आर्थिक बदहाली से उसको उबारा जाए। जी आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो आगामी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें टिकट देने को लेकर क्या आपसे भी आपका मत लिया जाएगा? क्या लगता है आपको? देखिए, मत एज ए सच कांग्रेस या किसी भी दल में टिकट बांटने की प्रक्रियाएं होती हैं। जी इसका टिकट आवंटन समिति होती है, जी इनकी हाई कमान होती है, और नीचे के संगठन के जो घटक हैं, जैसे ब्लॉक हैं, जिले हैं, तहसील हैं, इस स्तर के जो उनके पदाधिकारी हैं, उनसे नाम लिए जाते हैं, और नाम नहीं लिए जाते तो सलाह भी ली जाती है। जी और फिर जो हमारा पार्टी का मुख्यालय है, वो आजकल प्राइवेट एजेंसी से भी सर्वे कराता है, जी और जो नाम आते हैं या जो अप्लाई करते हैं लोग, या जो जी रुचिवान हैं, जो उत्सुक उम्मीदवार हैं कि हमको टिकट मिले, तो उन सबका सर्वे कराया जाता है, और उसमें तय करते हैं। हम वरिष्ठों से भी पूछा जाता है कि जब हमारे पर्यवेक्षक आते हैं या बड़े नेता आते हैं, तो वो वरिष्ठों से भी पूछते हैं, और उनका मत भी लेते हैं कि, और सबसे ज़्यादा रहता है कि कैंडिडेट जिताऊ होना चाहिए, जीतने की संभावनाएं अधिकतम हो उसी कैंडिडेट को टिकट दी जाती है। हालांकि कई बार ऐसा रहता है, लोग तो कहने में कि नहीं, अमुक जिताऊ नहीं है, अमुक जिताऊ है, इसका हर एक के सोचने का आधार या हर एक का समझदारी का आधार अलग अलग होता है। वहाँ वरिष्ठों से पूछा जाता है, तो वरिष्ठों की राय को शामिल किया जाता है। ये नहीं हो सकता कि किसी वरिष्ठ के कहने से भी टिकट हो। जी कई मानदंड होते हैं, उन सारे मानदंडों को देखा जाता है और टिकट दी जाती जी जबलपुर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? क्या लगता है आप? है। मेरे ख्याल से जबलपुर राजनीति में जो पिछड़ा है, यहाँ सेठ गोविंददास, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र पुराने ज़माने में, जब आज़ादी की लड़ाई के पहले, आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी की लड़ाई के बाद महाकौशल का और पूरे प्रदेश का नेतृत्व जबलपुर से होता था, और जी यहाँ के नेता नेतृत्व करते थे। धीरे धीरे जो क्षेत्रीय गोलबंदी है वो बढ़ती गई, जी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, तो कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई अन्य दल हो, सारे दलों के नेता सत्ता में आए मध्य भारत के, तो मध्य भारत का डोमिनेशन धीरे धीरे होता गया, और हमारा महाकोशल हो चाहे बिंद हो, चाहे और दूसरे भाग, वो पिछड़ते गए। तो आप देखिए, भाजपा में भी कांग्रेस में भी महाकौशल के पिछड़ने का एकमात्र कारण है कि हम यहाँ के हमारे नेता को नेतृत्व नहीं मिला, और सत्ता के जो सत्ताधीश रहे वो मध्य भारत के रहे। धीरे धीरे वो अपना धुरी बदलते गए। जी ऐसा मेरा मानना हो सकता है, इससे लोग असहमत हों, क्योंकि मैं क्षेत्रीय बात कर रहा हूँ, जी तो अक्सर लोगों को बुरा लग सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जी
अगर शहर की बात करें तो महापौर जी आपकी पार्टी के हैं, तो पुराने वायदों पर कितनी खरी उतरी है ये सरकार विगत कुछ माह में? देखिए, कुछ माह हो गए अभी। जी। हमारे जो मेयर हैं जगत बहादुर सिंह अन्नू, जी। वो एक व्यवहार कुशल और मृदुभाषी व्यक्ति हैं, और वो युवक हैं जिसमें कुछ कर गुजरने का उत्साह है। जी। और किसी तरह की उनकी पिछली जो समाज समाज सेवा की जिंदगी है, उसमें ना कोई दाग रहा, ना कोई वो रहा। और इतना कम समय है, और इतने कम समय कुछ महीनों का आंकड़ा इस शहर में ठीक नहीं, क्योंकि हमारी प्रदेश की सरकार तो हमारी नहीं है, और नगर निगम हो चाहे कोई भी, अंततः हम लोगों को प्रदेश सरकारों की नीति रीति और उनकी के अधिकारी वर्ग का सहयोग या असहयोग हमारी सफलता और असफलता में एक जरूरी कारक होता है। जी। तो ये तो हो गई शहर की बात। अब प्रदेश की अगर बात करें तो वर्तमान सरकार से या उसके किए गए कार्यों से आपकी क्या विशेष टिप्पणी आप करना चाहेंगे उनके कार्यों पर? देखिए, प्रदेश सरकार बीच के 15 महीने छोड़े अगर, जी। तो करीब 20 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को इस प्रदेश में आए हुए। जी। और संयोगवश एक ही शिवराज जी ही मुख्यमंत्री रहे जी। पिछले 20 साल। तो इस प्रदेश में जो जो कुछ भी हुआ है, जी। इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ, इसमें अव्यवस्थाएं भी हो, इसमें महिला उत्पीड़न के भी काफी केस हुए। जी। और हाँ, पूरे देश में शिव कुमार जी का कोई सानी नहीं वायदे करने में और हर घोषणाएं करने में। उनकी हजारों लाखों घोषणाएं अभी भी पाइपलाइन में है। तो ना किसानों को भला हुआ, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, ना महंगाई कम हुई, और महिलाओं का उत्पीड़न इस प्रदेश में बढ़ा। बाल कुपोषण की दर में हमारा प्रदेश अव्वल है। अपराधों की दृष्टि से हमारा देश अव्वल है। तो मैं उनकी असफलताओं की कहानियाँ कह सकता हूँ, या पूरा आप देखें, सफलता के लिए कोई बात नहीं है। आप देखिए, इसी शहर का देखें आप, कि इसको स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। जी। कितनी स्मार्ट हुई है कि पूरा शहर भोग रहा है, वो देख रहा है। आप देखो, एक फ्लाईओवर बन रहा है, वो फ्लाईओवर कितने वर्षों से बड़े शहरों में 1 साल में 2 साल में बन जाता है, वो तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि कब कंप्लीट होगा। हर बार समय बढ़ता जाता है। और उसकी मतलब सब बेलगाम है। जी। स्मार्ट सिटी भी बेलगाम, उसका कोई ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि स्मार्ट सिटी हो गई है। अब कुछ इतनी बाकी की विशेषताएं क्या कहें। सफलता की हमारे निगाह में तो कोई कहानी नहीं है, और मुझे लगता है कि स्वराज जी के शासन कुशासन ही रहा। जी। आपको क्या लगता है कि क्या अब युवाओं को बागडोर नहीं दे देनी चाहिए ताकि जो काम है वो नए उत्साह और नए प्रणाली से हो सके? ने आपने बहुत अच्छी बात कही। हर 5 साल में जी। ये बात तरह तरह से कही जाती कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं जी। को राजनीति में आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो हर बार के चुनाव में अपेक्षाकृत युवा ही आए। अपने यहाँ मध्य प्रदेश में आप देखिए, अधिकांश युवक हैं। जी। उसके बाद भी युवा, इससे युवा भी आ सकते हैं, आएंगे। जी। पर अब कौन सा ऐसा नेता लग रहा है शिवराज जी के अलावा और कमलनाथ जी के अलावा, और वो
दिग्विजय सिंह के अलावा, जी कि जिसको आप कहेंगे युवा नहीं है। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आने वाली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की संभावना आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही है? फिर से कहें। जी, आने वाली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की संभावना आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही है जीतने की? देखिए, अभी इस जिले में 8 सीट हैं, जिनमें से 4 कांग्रेस के पास हैं, 4 भारतीय जनता पार्टी के पास जी हैं। तो मेरा अनुमान ऐसा है कि इस बार 4 से कांग्रेस की 6 हो सकती हैं, जी 2 भाजपा की कम सकती हैं, और इसी प्रोपोर्शन में पूरे प्रदेश में महाकौशल में देखें आप, तो महाकौशल में भी कांग्रेस का के प्रति रुझान और एंटी इनकम्बेंसी के कारण और अ, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के कारण, बेरोजगारी, महंगाई का दिन दिन, आप कभी इतिहास में सुना नहीं होता कि 200 से ऊपर टमाटर जाएगा। तो ये एक सैंपल है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई होर्डिंग के कारण बढ़ रही है, ना मौसम के कारण और ना उसकी कम पैदावार के कारण। ये केवल होर्डिंग के बड़े लोग अपने उसमें स्टॉक कर लेते, फिर वो प्राइस कंट्रोल करते हैं। तो इन सब चीज़ों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और इसका लाभ स्वभावतः विपक्षियों को मिलेगा। जी वर्तमान में मणिपुर में जो परिस्थितियां चल रही हैं उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इतिहास की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक घटना जी मणिपुर की घटना है। मणिपुर पिछले 3 महीनों से, करीब करीब 3 महीने से ज़्यादा हो गया, जी जल रहा है। और जो वीडियो आया कि 2 महिलाओं को, 3 महिलाओं को नग्न करके उनके साथ बदतमीजी की गई और बलात्कार किया गया, तो ये हमारी शर्मिंदगी का बहुत बड़ा कारण है। और दुर्भाग्यवश हमारी केंद्र सरकार और वहाँ की प्रदेश सरकार, मणिपुर प्रदेश की सरकार, वीरेंद्र सिंह सरकार और केंद्र सरकार, दोनों इसकी तरह बिल्कुल मौन है। ये मौन आश्चर्यजनक है। देश नहीं समझ पा रहा, हम नहीं समझ पा रहे कि इसमें मौन किस बात का है। हालांकि महिला उत्पीड़न के काम, कुकर्म दूसरे प्रदेशों में हुए, पर इससे किसी प्रदेश की तुलना इसलिए नहीं किया जा सकता या कि अमुक जगह का चोरी पहले हुई थी, उस चोरी का बदलाव। ये तो इतना घिनौना है जी कि 2 जातियों के आपस में गृह युद्ध जैसा छिड़ा है। हजारों आग्नेयास्त्र, मोस्ट मॉडर्न वेपन, मतलब AK-47 से लेके अत्याधुनिक हथियार तक पुलिस के कस्टडी से छीन ले गए, हजारों। जी ये संभव ही नहीं है कि छीन के ले जाया जा सके। जी इस पे शंका की जाती कि बांटे गए। अगर बांटे गए हैं तो भी बुरे हों, अगर छीने गए हैं तो हमारा प्रशासन का कितना बड़ा फेल्यूर है कि वहाँ से छीन लिए जाएं और उनको वापस, मतलब जब्त न किए जा सके या उन लोगों को रोका ना जा सके। वहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने पुलिस के जितने दस्ते हैं वहाँ तैनात हैं, उनकी संख्या भी वहाँ की आबादी के करीब बहुत बड़ी परसेंटेज में है। और उनके रहते हुए भी इन लड़ाइयों में कोई कमी नहीं आ रही, हत्याओं में कमी नहीं आ रही। लोगों के मकान जलाने में हजारों मकान जला दिए गए। करीब करीब 90,000 से 1 लाख लोग बेघरबार हो गए। उनको रिलीफ कैंप में रखा गया है। करीब 100 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं जिन लोगों को जान गंवाना पड़ी। कितने बच्चे अनाथ हो गए, जी कितनी महिला। अच्छा, जब वहाँ के मुख्यमंत्री बोलते हैं,
जब उनको वीडियो आया तो बोलते ऐसे तो सैकड़ों केस है। जी तो अगर इस उनकी बात को सच माना जाए तो भी शर्मनाक है, जी और झूठ माना जाए तो भी शर्मनाक है। एक मुख्यमंत्री बोलता है कि इस तरह के महिलाओं के प्रति अत्याचार के कई रिपोर्टेड केस जी हैं, जी तो आपने एक्शन क्या लिया? जी तो मणिपुर का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण केस है, और वो धीरे धीरे आग फैलती जा रही है। अभी आप कल पढ़ा मैंने अखबार में कि जी मिजोरम में भी मिजोरम उसके आंदोलन होने लगे। जी वो सेवन सिस्टर्स कहलाती हैं, वो जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, जी वो 7 राज्य में धीरे धीरे फैल के गरीब, अच्छा, हमारे बॉर्डर के राज्य हैं। बॉर्डर के राज्य होने का मतलब है कि हमारे लिए ज़्यादा संवेदनशील स्टेट है, जी और ऐसा लग ही नहीं रहा कि सरकार मान रही कि हमारे यहाँ कोई नुकसान हो रहा है। तो बहुत दुर्भाग्यजनक है, और उसको जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें पहल की है, तो उम्मीद है कि शायद वो जल्दी से रुके। जी। तो चलते चलते आप हमारे युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? युवाओं को मार्गदर्शन ये है कि युवा किसी भी नेता, किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, गंभीरता से सोचें और अपने सरोकारों के प्रति जागरूक रहें। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो लोग कहते हैं कि युवाओं को राजनीति से मतलब नहीं रखना चाहिए, छात्रों को नहीं रखना चाहिए, कर्मचारियों को नहीं रखना चाहिए। अरे राजनीति में जब पढ़ा लिखा वर्ग या अच्छा वर्ग या उत्साही वर्ग अगर नहीं लेगा भाग, तो क्या अपराधी भर राजनीति करेंगे या जी व्यापारी भर बिल्कुल राजनीति करेंगे? तो युवाओं को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए, और सक्रिय रहने का मतलब नहीं कि हर युवा चुनाव लड़े, पर वो अपने वोट की कीमत समझे, अपने अपने समर्थन की कीमत समझे, और उसको सामाजिक सरोकारों से देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसको जागरूकता होना चाहिए। और जो सामान्य बातें हैं कि लोग धार्मिक उन्माद, तात्कालिक उन्माद फैलाते हैं, जी इस तरह की बातों से बचे। इतना ही मेरा निवेदन है कि वो जागरूक होके समझदारी से राजनीति में भाग ले, और अच्छी सरकारें चुने। मैं नहीं कहता कि हमारी सरकार चुनो, पर आपको लगता है कि वी आर बैड अमंग द वर्स्ट, तो भी हमें चुने, और हम अगर सर्वोत्तम हैं तो हमें चुने ही। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जी। तो हम बात कर रहे थे दादा मदन तिवारी जी से, जिन्होंने काफ़ी सहजता के साथ अपनी बातें हमारे साथ साझा की हैं और अपने अनुभव भी साझा किए हैं। इसी तरह और भी मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार।